दोस्तों मैं हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रेफरेंस देता हूं और उसी वजह से मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अगर एक काम करने की सोच रहे हो तो काम कैसे करूं, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कैसे बनाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अथॉराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेरी इस प्लेलिस्ट की वीडियो से मिल जाएगी, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप सोच रहे हैं तो उस पूरी प्लेलिस्ट को दो बार जो देख लीजिएगा। उसी कड़ी के अंदर आज मैं वीडियो और लाया हूं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कितने बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं मेरे दिमाग में आता है यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक बात से समझ लीजिए कि एक केस मेरे पास आया था दिवाली के पास। उसका था जैम पे रजिस्ट्रेशन और बहुत अच्छा उसे मौका मिलने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ बिजनेस नेचर वो उसका जैम्स का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पाया और टेंडर छूट गया, उसका रिजेक्ट हो गया टेंडर ही पूरा पूरा। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कंपनी बनवाते हो, ये छोटी छोटी बारीकी हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं, एक कंपनी के अंदर मैं कितने बिजनेस कर सकता हूं और कैसे कहां पे दिखाऊंगा। आखिर तक देखिएगा। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पे सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं या पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, उसके अंदर तो आप लिख लेते हो कुछ भी, जीएसटी में अमेंडमेंट करा और काम चालू। सोचिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप मेरे ऑफिस में घुसे और मैं पंडित जी वाला काम कर रहा हूँ, मैं ज्वेलरी भी खोल के बैठा हुआ हूँ। तो क्या होता है, आपको मेरे पे शक हो जाएगा कि यार इसकी एक्सपर्टाइज क्या है, इसके साथ काम करें या ना करें। जो मैं बता रहा हूँ ना टेंडर वाला केस, जैम पे रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें यही था। उसने सारे काम डाले हुए थे, बातचीत हो गई होगी उसकी, डाला, रिजेक्शन हो गई टेंडर की। मेरे पास आया भागते भागते, वो 2 दिन लगे चेंज करने में, जब तक वो काम जा चुका था। रिजेक्ट हो गया, दोबारा तो मिलेगा नहीं अब उसे। टाइम होता 6 महीने की टाइम बाइंडिंग थी इसके अंदर। तो जब मैं ऐसे काम करूंगा सीए के अलावा तो आपको मेरे पे शक होगा, आप चाहोगे नहीं। आज का टाइम है एक्सपर्टाइज का, तो उसी चीज पे बात करेंगे आगे। प्रोप्राइटरशिप में काम करो चल जाएगा, पार्टनरशिप में काम करो चल जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, कोई नहीं पूछता क्या काम कर रहा है। लेकिन जब मैं बनाता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो एक कॉर्पोरेट होती है। मैं कहता हूँ मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ये रहा, मैं लाला नहीं हूँ, डायरेक्टर हूँ, सीएफओ हूँ, सीए हूँ। तो दोस्तों हमेशा इसका एक मेन ऑब्जेक्ट होता है मेमोरेंडम के अंदर, एमओए बोलते हैं। फुल फॉर्म आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या है इसकी, बिना चैट जीपीटी के। क्या होता है इसके अंदर, जब हम बनाते कंपनी तो एक एमओए बनता है, मेमोरेंडम। उसके अंदर हम एक कैटेगरी डालते हैं कि हम क्या काम करेंगे। एक मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैं सीए बना तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव जरूर होगा काम करने का। या तो मैं एक काम करूंगा सीए फर्म का, जिसमें मैं आईटी फाइल करूंगा, ऑडिट करूंगा, लोगों को कंसल्टेशन दूंगा, उनका असेसमेंट करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव हो गया ना मेरा। पर ये नहीं है कि मैं एक जूते की दुकान खोल के बैठ गया, वहीं पे बराबर में शोरूम रख लिया, एक ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठ गया और पंडित जी बन गया कई बार। ये सब नहीं चलेगा। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई आएगा तो मैं कहूँगा हाँ जी आप सारा रियल इस्टेट का काम कर सकते हो। इसके अंदर सारी कैटेगरी आ जाएगी आपकी, जमीन बनाना, खोदना, नाले बनाना, है ना, रेसिडेंशियल हाउस, कमर्शियल, प्लॉटिंग, जो भी काम रियल इस्टेट से होता है कंस्ट्रक्शन का, सब आ जाएगा इसके अंदर। छोटे ठेके लेना, बड़े ठेके लेना, सब आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ज्वेलरी का बिजनेस डालना चाह रहा हूँ, वो डिफरेंट सेगमेंट हो गया दोस्तों, आपको बहुत दिक्कत आएगी। आपको स्पेसिफिक पर्पज से खोलना है। आपके मेन ऑब्जेक्ट में अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन के लिए ही काम करोगे, बस उसका मेन ऑब्जेक्ट यही आएगा। जो बनेगा 25-30 पेज का बने चाहे 2 पेज का बने, उससे रिलेटेड कितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सब आ जाएंगी। जैसे मैं कहूँगा मैं सीए की सर्विस करूँगा तो सीए की सर्विस में सब आ गया, मेरा ऑडिट, अकाउंटिंग और आपकी आईटीआर, कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स केस, सब आता है उसके अंदर। पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोफेशनल सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वर्ड यूज करूंगा मैं। ऐसे ही मान लेते हैं हम आईटी सर्विस को दे रहा है, बीपीओ खोल रहा है, केपीओ खोल रहा है, उसमें सब आ जाएगा आईटी सर्विस। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहा है, कंसल्टेंसी देना चाह रहा है, सर्विस के अंदर आईटी सर्विस में जो भी आएगा, दुनिया में कितना भी काम होगा सारा काम कर सकता है, लेकिन वो आईटी सर्विस का हो। अब आईटी वाला कहे कि मैं वाटर बोतल आरओ का प्लांट लगाना चाहता हूँ जी, कैसे लग जाएगा वाटर प्लांट, अच्छा लगेगा ये कि हाँ जी ये है सीएफओ, ये पानी भी बेचते पार्ट टाइम, गलत हो जाएगा। ट्रेडिंग, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं, ये मैं अलग बता रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक ही करना पड़ेगा आपको कंपनी के अंदर। जब कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो तो इसके बारे में बात करोगे, जब आईटी सर्विस तो आईटी का ऑब्जेक्ट लिखोगे, और जब ट्रेडिंग की बात करोगे तो ट्रेडिंग में ऑल आ जाएगा। आप दवाई ले सकते हो, इसके अंदर बेच सकते हो, आप पानी बेच सकते हो, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हो तो उसमें सब कुछ आ सकता है। लेकिन अच्छा शेयर मार्केट वाला बताता हूँ, आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बना के शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, 5-6 लोगों का पैसा लगा के शेयर बना के ना, शेयर क्या नाम है, शेयर होल्डर बना के
वो भी कर सकते हो, लेकिन ये काम सारे अलग अलग हैं। अगर एक कंपनी बनाने की बात करूं, क्या मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं काम करूंगा वाटर प्लांट का, मैं काम करूंगा आरओ प्लांट का, मैं काम करूंगा कंस्ट्रक्शन का। सर कंपनी में सब कुछ डाल दो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो भाई आरओसी क्या बोलेगा, भैया आपका स्टार्टअप है या एक्सपेरिमेंट है, किसी को दिखाओगे तो कितना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझाऊंगा अभी मैं आपको। अच्छा, बाकी जो ऑब्जेक्ट है आपका मन है, वो अदर ऑब्जेक्ट में आते हैं। यानी कि जो मेजर इनकम है वो हमेशा मेन ऑब्जेक्ट में है, और कंपनी बनती भी इसीलिए है। चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, किसी का एक ना एक स्पेशल पर्पज जरूर होता है। बताऊंगा अभी, अगर चेंज करना है पर्पज तो कैसे होगा। जितने बिजनेस है बाकी वो इसमें डाल दो, यानी कि वो मेरी अदर इनकम में आते हैं। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा हूँ, मेरा मन है थोड़ा बहुत शेयर में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनी पे कर सकता हूँ, लेकिन वो एक पार्ट है, एंसिलरी है, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंसिलरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसकी हेल्प कर रहा है। पैसा फालतू पड़ा था, मैंने छोटा सा बिजनेस खोल लिया ज्वेलरी का, लगा दी मैंने, 1 करोड़ की फ्रेंचाइजी ले ली मैंने, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अदर में आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। कंपनी का हमेशा एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक पर्पज होता है जिसके लिए कंपनी बनती है, जिसमें आप टेंडर अप्लाई करते हो, देखता है आदमी कि भैया किस लिए बनी है ये। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया है, मैं पंडित जी बन जाऊंगा, कोई नहीं बात करेगा मेरे से। जैम पर रजिस्ट्रेशन करना है तो ये सब चीजें डिस्कस करते हैं हम कंपनी बनाते वक्त, ऑनलाइन कोई डिस्कस नहीं करेगा दोस्तों। इन्वेस्टर आता है, सोचिए आपने कंपनी बनाई, इन्वेस्टर आया, वो कह रहा है भाई तू क्या काम करेगा, परमाणु बम भी बनाएगा, ईरान पे हमला भी करेगा, अमेरिका से वो भी लेगा, रशिया से ऑयल भी लेगा, सब काम करेगा। कहेगा हाँ सब काम कर लूंगा जी, जो मिलेगा मैं सब कर लूंगा। कहेगा कोई बात नहीं, नमस्कार जी। स्टार्टअप, आपका स्टार्टअप बेकार है अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट ठीक से फाइनलाइज नहीं करे तो। अब इंपॉर्टेंट चीज, क्या निष्कर्ष निकला, इतनी लंबी चौड़ी बात सचिन जी बता देते हैं, समझ में कुछ आया नहीं, समझा देता हूं मैं। आप जितने मर्जी बिजनेस कर सकते हो कंपनी के अंदर, आंसर है नो। मेमोरेंडम, एमओए, मैं बार बार फुल फॉर्म बोलने की सोचता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं, आपको लिखना है। एमओए में जो बिजनेस लिखना है या लिखा है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, और हमेशा आपको इसको स्पेसिफिक बनाना होता है, वरना एमसीए से रिजेक्शन भी आ जाती है बहुत बार। कई बार अप्रूव कर देते हैं 3-4 कामों को, लेकिन 99% रिजेक्शन आ जाती है। और हमेशा मैं तो कहता हूँ कंपनी की स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो, या आपको लग रहा है कि भाई आपने खोला था कंस्ट्रक्शन के लिए काम, वो चल नहीं रहा, अब मैं करूंगा मसालों का काम, तो मसालों के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंज कराइए मेमोरेंडम के अंदर, और उसको फिर मसाले का बनाइए, फिर मसाले वाला काम कर लीजिए, तब भी वो काम स्पेसिफिक पर्पज के लिए हुआ। ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन का काम रहने दो, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप मसाले भी ऐड कर दो ना, अप्रूव नहीं होगी। या आप बनाइए सब्सिडी कंपनी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, RIL, इसके पास क्या है, ये तो मेन ग्रुप कंपनी हो गई, यहाँ पे आ गई सब्सिडी 1, सब्सिडी 2, सब्सिडी 3, ये ऑयल के लिए हो गई है ना, ये कंस्ट्रक्शन का काम के लिए हो गई, ये अपना एंजॉय के लिए हो गए, जो जानवर मैंने पाल रखे हैं उन्हें वनतारा के अंदर, अलग अलग सेगमेंट से इनकी बैलेंस शीट कंबाइन होकर यहाँ चली आती है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा ग्रुप है, हम बात करें एशिया के सबसे बड़े आदमी की, अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, स्टार्टिंग के लिए हमेशा अपने बिजनेस को सेगमेंट वाइज रखिए। काम चल गया, आपने अच्छा काम कर लिया, आपने IT सर्विस में अच्छी बना ली गुडविल अपनी, तो क्या होगा, एक कंपनी बनने में कितनी देर लग रही है, एक कंपनी और बनाई ज्वेलरी की, उसमें काम शुरू कर लिया, एक CA रख लिया, अलग अलग रहेगा, तो आपका क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सही रहेगा। दूसरा, रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर बहुत जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जब बनवाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं बिजनेस वालों के लिए, GST वालों के लिए, सबके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और पूरी सीरीज ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसे व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर कीजिएगा, ताकि जब कोई कंपनी बनाए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैंने बताया। बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही डिसीजन मेकिंग है। आप चाहते हैं मेरे से बात करने इस बारे में, मोबाइल नंबर है, आप मेरे से भी बात करके अपनी कंपनी बनवा सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।